ओके, सो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि मोल इज सिंपली अ नंबर। कितना बड़ा नंबर था? 6 पॉइंट, एंड फिर हमने छोटे छोटे कैलकुलेशंस किए थे कि भाई कोई एटम ले लिया, उसके पर्टिकुलर मोल ले लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने, ऐसे किए थे। एंड फिर लास्ट में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बेटा नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर का जो रेशियो है वही मोल है। स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स मोल। ये सुनो भाई, ये नंबर किसका नंबर? जिसका आप मोल निकालना चाहते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन एटम के मोल निकालने हैं तो नंबर भी हाइड्रोजन एटम का होना चाहिए, तो ये उसका मोल देगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोल्स निकालना चाहते हो तो नंबर भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे हो? पूरे दुनिया में, अपने प्लैनेट अर्थ पे ह्यूमन बीइंग का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इस टाइम पे कितना है? रफली अराउंड 8 बिलियन के आसपास। अब जरा फिगर आउट करते हैं, क्या ये वैल्यू जो 8 बिलियन पॉपुलेशन है, क्या कहीं भी आसपास है? या कितने मोल ह्यूमन बीइंग्स आर देयर ऑन दिस प्लैनेट? राइट डाउन अ क्वेश्चन। Assuming the population of humans, assuming the population of humans, assuming the population of humans on earth is, मैं एस्टिमेट कर रहा हूं थोड़ा और आगे चल करके, 9 बिलियन मान लो, ठीक है? 9 बिलियन, then find the number of moles of, find the number of moles of human being on earth. Find the number of moles of human beings on earth. अच्छा जी, मैं आपको बताता हूं जिनको बिलियन के बारे में थोड़ा डाउट है। 1 बिलियन, बोलो अरुण, कितना होता है ये वैल्यू? 10 के पावर 9 होता है, इसको बिलियन बोलते हैं। मिलियन कितना होता है बेटा? 1 मिलियन 10 के पावर 6, ये पावर 3 का डिफरेंस होता है ना मिलियन बिलियन में। नाइन बिलियन मैंने बोला है, एज्यूम करना है आपको पॉपुलेशन। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया? साइंटिफिक नोटेशन में आंसर बताओ, क्लोजेस्ट वैल्यू भी बताओगे चलेगा। अच्छा मैं कुछ और हिंट देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो बेटा, कभी भी ऐसा आ जाए ना, से फॉर एग्जांपल फोकस हियर, जैसे मान लो 2 लिख दिया एंड नीचे कितना लिख रहा है, मान लो ये 2.0010 ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इसको कैलकुलेट करने में आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी क्लोज टू 1, इजंट इट? कैसे कि ये 2.0010 यार, ये लगभग 2 ही है। तो ऐसे ही जो 1 मोल में 6.022 है, अगर उसको डेसिमल के 1 प्लेस पे देखे तो कितने लोग को पता चल रहा है कि ये 6.0 या 6 ही। तो बस उसको वैसे भी कंसीडर कर लोगे ना तो नियरेस्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है? तो कभी कभी वैसे भी करना होता है जल्दी निकालने के लिए। कितने लोग आंसर आ गया? आते तो चलो ठीक है, ठीक है, वेट किया जाए डिस्कशन। आ जाओ देखते हैं। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ह्यूमंस निकालना है, तो मुझे ह्यूमंस के ही नंबर होने चाहिए एंड डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ह्यूमन का नंबर कितना है बेटा? हाँ जी, 9 बिलियन। 9 इंटू 10 के पावर 9 अपॉन 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब देखो इसके बाद ना मैं अप्रोक्सीमेट का सिंबल दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेने जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यार डिनोमिनेटर में ना 6.022 को आई कैन राइट एज 6, और यहां 9 है और यहां 10 के पावर 9 है अप्रोक्सीमेटली। अब ये 9 में से 23 घटा दो भाई, कितना आ गया ये?
और ये 9/6, 9/6 कितना होगा? वेरी गुड, 1.5 इंटू 10 के पावर -14 मोल। आ रहा है आपको बात समझ में? इतने मोल्स, अब हाथ उठाओ कितने लोगों का सही हुआ है, ये एटलीस्ट पावर सही हुआ हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये बताओ भाई, अगर हम पॉपुलेशन एस्टिमेट कर रहे हैं कि रफली अराउंड 8 to 9 बिलियन पीपल आर देयर ऑन द प्लैनेट, मान लो सभी लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सभी पेन यूज करते हैं, और अगर दुकानों पे देखो तो हमसे कम से कम यार 50 गुना ज्यादा पेन रखे रहते हैं। भाई अगर हमारे एक लोकेलिटी की स्ट्रेंथ अगर 500 लोगों की है, तो स्टेशनरी शॉप पे जाओ तो उनके पास बहुत ज्यादा पेन है, सब लोग खरीदेंगे तो भी उनके पास रहेगा। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि हर एक ईयर में कितना था, ये 9 बिलियन पीपल वेर देयर ना, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम ज्यादा मान ले रहा हूं कि भाई हर साल इससे 10 टाइम ज्यादा, यानी 90 बिलियन पेन पर ईयर प्रोड्यूस हो रहा है। अब गेस करो मैं क्या पूछने वाला हूँ? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मैं ये पूछने वाला हूं कि ये बताओ कितने साल लगेंगे उस कंपनी को जो कि 90 बिलियन पेन बना रहा है पर ईयर, उसको कितने साल लगने वाले हैं टू प्रोड्यूस 1 मोल पेन? हाँ जी, 1 मोल अगर उसको पेन बनाना हो तो उसको कितने साल लगने वाले हैं? क्या अपने पूरे जीवन काल में वो पेन बना पाएगा 1 मोल? अगर वो देख लो ध्यान से, पर ईयर कितने पेन बना रहा है वो? 90 बिलियन पेन ही इज प्रोड्यूसिंग एवरी ईयर। मान लो कोई कंपनी है बड़ी सी यार, इतने सारे पेन बना रहा है 1 साल के अंदर, तो कितने साल लगने वाले? अच्छा, वो 1 जन्म में बना पाएगा या 7 जन्म लेने पड़ जाएंगे? तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक। लिखो, हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक टू प्रोड्यूस 1 mole pens? How many years will it take to produce 1 mole pen if 90 billion pens are produced every year? If 90 billion pens नहीं, साइंटिफिक, ऑलवेज साइंटिफिक। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में भी यस बता दो, अच्छा है सभी का आंसर। चलो बेटा, करें क्या? कितने लोगों ने निकाल लिया हाथ उठाओ? ओके, आइए चलिए देखते हैं। मैंने आपको बोला बेटा 90 बिलियन
pen are produced, 90 billion pens are produced every single year. So I am assuming कि let us assume n number of years it is going to take. Let n number of years it will take to produce क्या चीज 1 मोल. अच्छा एक बात बताओ, एक साल में कितने बन रहे हैं बेटा? तो n ईयर में कितने बनेंगे? n इंटू 90. बिलियन मतलब 10 के पावर मस्ट बी इक्वल टू 1 मोल. 1 मोल कितना था? अब बताओ n निकालने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 6.022. कैन आई अप्रोक्सीमेट इट टू 6 अपॉन 90, 23 अपॉन 10 के पावर 9. बताओ ये वैल्यू निकाल लेते हैं. 23 में और एक और जोड़ लूंगा तो 10 आ जाएगा, तो 13 आ गया क्या? अच्छा 6/9 फ्रैक्शन के फॉर्म में ये है. इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? 0.67 इंटू 10 के पावर 13. साइंटिफिक नोटेशन में 6.7 इंटू 10 के पावर 12 years. कैन यू इमेजिन? 10 के पावर 12 years. एक जन्म क्या, सातों जन्म भी अगर लेकर के हम ट्राई करें ना तो भी 1 मोल पेन नहीं बन पाएगा यार. 100 ईयर का ही लाइफ स्पैन है अगर आप अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो. अदरवाइज कितने लोग तो 30s में भी टपक जाते हैं. तो ऐसा है. तो इतने मान लो 100 ईयर है आपके पास तो भी आप देखो 700 ईयर्स मिलेंगे अगर 7 टाइम्स आप रीबर्थ लेते हो. और बचपन से पैदा होते ही पेन बनाना शुरू कर दिया तो आप इमेजिन करो कि तब भी 700, तब भी आप 1 मोल तक. सो क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है. तो अब मैंने देखो नंबर्स के टर्म में जितने वैरायटीज हो सकते थे मैंने सारे आपको एक्सप्लोर करा दिए. अब मैं अगले वैरायटी पे जाना चाहता हूं. हाउ कैन वी रिलेट मोल विथ मासेस ऑफ अ सब्सटेंस. यानी मोल का मास से कोई रिलेशनशिप है क्या? अच्छा तो ये समझने से पहले हमें कुछ वेट समझना पड़ेगा कि मास को रिलेट कैसे करते हैं. इंडिविजुअल चीजों का मास क्या होता है, मोलर वेट मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस क्या है, ये सब जब सारी चीजें समझ जाएंगे तो निकाल लेंगे. तो हेडिंग डालो. रिलेशन बिटवीन mass, molar mass and mole of a given substance. Relation between mass, molar mass and एंड मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. ठीक है. अब देखो जब कभी भी हम मासेस के बारे में बात करते हैं तो चाहे कोई भी मटेरियल हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल में आ जाए तो ह्यूमन बीइंग है. हम लोग भी तो एक तरह के मटेरियल ही हैं. और अगर सिंपल ब्रेकडाउन करते हुए चले जाएं, सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने की कोशिश करें तो वो क्या है? एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है. ये सुनो वो सभी मटेरियल. तो अगर मैं पूछूं कि यार किसी भी चीज का मास, से फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि एक बात बताओ, अगर आपके सामने ना एक सिंगल HCl मॉलिक्यूल दिख जाए, एक अकेला HCl का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो इसका मास कितना होगा, कैसे निकालेंगे और मास आएगा क्यों? तो आप बोलोगे सर कि देखो HCl का मास तो इसलिए होगा क्योंकि इसमें दो अलग अलग एटम है, दोनों का मास का सम कर लेंगे. तो हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम, इन दोनों का मास का सम करेंगे, मुझे HCl का मास मिल जाएगा. यस और नो? अच्छा जी, फिर आएगा क्वेश्चन कि बेटा ये बताओ H का मास का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे H का मास तो H के अंदर जो पार्टिकल रहने वाले उन्हीं की वजह से तो आता है. तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 1. प्रोटॉन कितने हैं जी? 1, क्योंकि 1 1 वाला ही मोस्ट कॉमन होता है. अच्छा जी, क्लोरीन का
कितना होता है सर, यहाँ 35.5, ये एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो 35.5 इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है और इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सिर्फ एक है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले स्पीशीज। इसका मास नंबर 35.5 है, इसका 1 है। तो इसका मास किसके बराबर होगा, सम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मास कितना होगा, सम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही मास यहां पे क्या दे रहा है, 35.5। ये नंबर बता रहा है, मास नहीं बता रहा है। ये नंबर बोलते इसको मास नंबर है, बट ये बेसिकली किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो कहोगे सर इनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सबको जोड़ दो तो वही आएगा। आपसे एक बात बताओ, थ्योरेटिकली तो ये ठीक लगता है कि इन सबको ऐड करो, बट प्रैक्टिकली डू यू थिंक दैट इलेक्ट्रॉन का मास इसके आसपास के भी बराबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 9। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 27 किलोग्राम, अगर सेम यूनिट में मेजर कर। अब एक बारी आप बस मेरे कहने पे MP/ME का रेशियो देख लो कितना आ रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, यू कैन यूज द कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन का रेशियो बताओ मासेस का कितना है, रफ में कैलकुलेट करो इसको, नोट्स में मैं आपको लिखवाता हूं ना। प्रोटॉन टू मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना इनके पावर्स भी अलग अलग है, माइनस ये 31 है और ये 27 है। कितना आ रहा है, देख मैंने प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन बोला है, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, बातों पे ध्यान दो। एग्जैक्ट वैल्यू बताना कैलकुलेटर जब 1835। चल ठीक है, देख ध्यान से देखो, 1835 या 1836 के आसपास है। हाँ चलो, मतलब वो 35, 36, 37 इसी के रेंज के बीच में। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप देखो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो प्रोटॉन का, अच्छा ये वैल्यू और इजीली याद हो जाए क्योंकि आप निकाल रहे हो, वैल्यू इजीली याद हो जाए, मैं 1836 कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक आध यूनिट इधर उधर करने में। रफली ये वैल्यू इसके बराबर आती है 1836, नंबर इजीली याद हो जाएगा, 18 टू 36, वहां से 1836। प्रोटॉन का एक अकेले का मास, एक अकेले के इलेक्ट्रॉन से अगर आप कंपेयर करते हो तो इट इज 1836 टाइम्स मोर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनके एग्जैक्ट वैल्यू पे ना जाऊं और एक कंपैरिजन करूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम हो गया तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 1836 ग्राम, यानी 1.836 किलोग्राम। देख रहे हो कितना डिफरेंस है, एक प्रोटॉन लगभग 2 किलो के बराबर है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन यार ग्राम में है। तो बताओ, आपके सामने वही वाली बात हो गई कि सर किलोग्राम्स में चीजें दी हुई और 1 ग्राम में, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो थ्योरेटिकली तो ठीक लगता है देखने में कि सर ये जोड़ोगे तो ये 1837 ग्राम हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब है क्या? इसलिए बोलते हैं जब कभी भी आप एटम का मास निकालो या वैल्यू रिपोर्ट करना है, लिखना है आपको, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, उसको कंसिडर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पे है, प्रैक्टिकली इससे कोई 1-2 ग्राम इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतनी छोटी चीज जब आ जाए तो उसको नहीं। अब आपको ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि दैट इज द रीजन व्हाई वी कंसीडर इन मास नंबर ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि एटम के मास में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल। डिड यू गेट माय पॉइंट? लिखना शुरू करो। When we are reporting the mass of an atom, when we are reporting the mass of an atom,
reporting the mass of an atom, the mass of protons and neutrons are considered. The mass of protons and neutrons are considered. क्यों ऐसा कर रहे हैं? Because the mass of electron is negligible as compared to mass of proton and neutron. अब ये रेशियो भी लिख लेना, आपको ध्यान रहे ये मास ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कितना है? 1836 टाइम अप्रोक्सीमेटली, राइट? We consider the mass of proton and neutron because the mass of electron is negligible. While reporting the mass of an atom, we consider the mass of proton and neutron. Electron क्यों नहीं include कर रहे हैं? Because the mass of electron is negligible as compared to the masses of proton and neutron. Got it? अब कोई आपसे पूछे, एक बात बताओ कि आपके सामने ले लिया उसने हाइड्रोजन और उस पे उसने मास नंबर लिख दिया 1। आपके सामने मैंने ले लिया हीलियम का एक आइसोटोप जिसका यहाँ पे 4 है। आपके सामने एक स्पीशीज ले लिया मैंने सोडियम का, यहाँ पे ये 23। तो भाई आप समझ आया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन को ध्यान ही मत रखो मास रिपोर्ट करने में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल एटम ऑफ हीलियम एंड सिंगल एटम ऑफ सोडियम? राइट इट डाउन, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। What will be the mass of single hydrogen atom, single helium atom and single sodium atom? एक अकेला एटम बस। What will be the mass of single hydrogen atom, single helium atom and single sodium atom? और इनका मैंने ये सिंबल दे दिया है मास नंबर्स का क्या हुआ। अच्छा बेटा एक बात आप बताओ, आपको प्रोटॉन का मास याद है ना? 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस, ये केजी में, अगर ग्राम में रिपोर्ट किया जाए तो -24। अच्छा ये मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? क्लोज टू मास ऑफ प्रोटॉन, यही वैल्यू रखना 1.67 इंटू 10 के पावर। तो यानी सिंपली हमें क्या दिमाग में रखना है कि जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मासेस मुझे निकाल के बताना है बस, बेसिकली, इजंट इट? अब चलो अगर मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम मैंने बोला, ध्यान दो इधर, मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1। क्या उसको ध्यान रखना है? नहीं। कितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है मिला के? 1। और एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना है? तो आंसर क्या आ गया? मास ऑफ एच एटम इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ग्राम में ही रखते हैं, अभी ग्राम में ही रखते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको? क्योंकि भाई उसमें है क्या, उसका मास बताना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ध्यान देना नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के एक ही है, और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, वो हमें मालूम है। क्या ऐसे ही आप ये दोनों निकाल सकते हो? निकालो जल्दी।
चलो आ जाओ हीलियम देखते हैं। मास ऑफ हीलियम एटम बताओ विल बी इक्वल टू बेसिकली मास ऑफ 4 न्यूक्लियॉन्स, इजंट इट? क्योंकि इसके एक एटम में 4 ही न्यूक्लियॉन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इज इक्वल टू मास ऑफ 4 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। और एक सिंगल न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है जी? 1.67। तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 पॉइंट, कितना है ये? क्लियर है सबको? बताओ सोडियम का मास कितना होगा? मतलब 23 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। कितना आ गया ये? 3.4, अच्छा 84 -25 क्यों होगा जी? हाँ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना तो कम हो जाएगा वैल्यू, मतलब पावर में -23, -24 + 1 करोगे तो। सबको समझ में आया? कितने लोगों ने इसका वैल्यू निकाला था? हाथ उठाओ। ये आ गया था, बहुत बढ़िया। अब देखो एक अकेले एटम का अगर आप मास निकाल पा रहे हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उसके 1 मोल का मास निकाल सकते हो क्या? बोलो। तो जो 1 मोल का मास निकालोगे किसी भी सब्सटेंस के, वही उसका मोलर मास होगा। फिर से मैं सुना रहा हूं, बात ध्यान से सुनो। अगर आपको किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का या कोई आयन है, अगर आपको उसके 1 मोल का मास निकाल पा रहे हो, तो जो मास निकालोगे 1 मोल सब्सटेंस का, वही उस डेजिग्नेटेड स्पीसीज का मोलर मास होगा। तो क्या मोलर मास हाइड्रोजन का और हीलियम का सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हाइड्रोजन का अकेले का मास कितना है? सिर्फ इतना, जबकि हीलियम का इसका 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स है। तो इसका मोलर मास में भी वही होगा। अगर इसका मोलर मास x आया तो ये कितना आएगा? 4x, और ये कितना आएगा? 23 टाइम्स ऑफ x वैल्यू। तो मोलर मास हर स्पीशीज के अपने अलग अलग होंगे, इसलिए क्योंकि इनके खुद के मासेस क्या हैं? अलग अलग। अगर इनके मासेस सेम हो जाए, जैसे आइसोबार्स के होते हैं, इजंट इट? बोलो। अगर मैं आर्गन बोलूं तो यहां 40 है, कैल्शियम बोलूं तो वो भी 40 है, ये दोनों आइसोबार्स हैं। क्या इनका मास सेम है? बिल्कुल सेम है सर। तो क्या इनका मोलर मास भी सेम होगा? हाँ बिल्कुल सेम होगा। सभी लोग समझ गए? तो मोलर मास क्या, अभी लिखेंगे नहीं उसके बारे में ना, अभी कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलो अब एक चीज देखो, ये जब वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो आपको थोड़ा वियर्ड सा नहीं लग रहा है यार? 1.67 इंटू 10 के पावर -24। तो इस तरह की वैल्यू को लिखने से अच्छा है मैं कुछ ऐसा यूनिट डिराइव करूं जो कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वाले स्केल पे हमें वैल्यूज दे। जैसे अगर मैं बोलूं कि 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर है, तो यार ये जो पावर वगैरह ना, इसको गायब करके क्या मेरे पास सिंपल वैल्यूज में आंसर आ सकता है? तो आंसर है हाँ। कब? जब इस 10 के पावर -3 के जगह पे मैं क्या लिखूं? मिली। तब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर। अब ये थोड़ी ना अच्छा लगता है यार कि 10 के पावर -24 -23। तो इसके लिए एटॉमिक मास स्केल डिजाइन किए गए। कौन से स्केल? एटॉमिक मास। डेफिनेशन कहानी में बहुत लंबा है, बट एटॉमिक मास का मतलब क्या है वो हम समझते हैं, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो देखो इसको डिफाइन किया है, हेडिंग डालो, लिखो लिखो। द masses ऑफ एटम्स, नहीं बेटा ये हमने हेडिंग जो डाला है उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। द masses ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम हो गया या मॉलिक्यूल्स हो गया। द masses ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स are more commonly expressed in
मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, हाँ जी लिखो, एटॉमिक मास यूनिट, AMU शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं। दे आर एक्सप्रेस्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU। ओके, तो ये यूनिट है मोस्टली। अगर एटम का मास लिखना हो तो 10 के पावर -24 ग्राम, थोड़ा सा वियर्ड लगता है, सही वो भी है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा इजीली दिमाग में बैठ जाता है। सो 1 AMU डिफाइन कैसे किया गया है उसको समझते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ, हाँ जी बिल्कुल वही। क्या ये आइसोटोप ध्यान आ रहा है आपको? इसका और कहीं यूज किया था? नहीं, इसका यूज कार्बन डेटिंग में नहीं होता, 14 का होता है। इसका यूज करके हमने मोल के नंबर को एक्सट्रैक्ट किया था, इजंट इट? ध्यान है, 12 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने कार्बन के एटम होते हैं वही 1 मोल है, और कितना होता है 6.022। तो वो आइसोटोप दिमाग में बिठाओ, तो उसी आइसोटोप का 1/12 यानी इसका जो भी मास होगा डिवाइडेड बाई 12 इज बेसिकली 1 AMU। अब मैं पूछूं कि इसको ग्राम में थोड़ा बताओ 1 AMU, क्योंकि ये तो चलो 1 AMU हो गया, इसको ग्राम में बताओ तो क्या नहीं बता पाओगे? रिपोर्ट योर आंसर इन ग्राम। अब लिख लो इसको, पहले डेफिनेशन के फॉर्म में लिखो, लिखो 1 AMU is defined as 1/12 of the mass of C12 isotope. 1 AMU is defined as 1/12 of the mass of C12 isotopes. सभी को समझ में आ गया? कैसे डिफाइन कर रहे हैं जी? 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 आइसोटोप, ऐसे लिख लेना डेफिनेशन में। इसको लिखो 1 AMU = 1/12 दिस। अब इसकी वैल्यू को ग्राम में आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, ट्राई करो, क्योंकि आपको एटम का मास तो निकालने आ गया, अब डिवाइडेड बाई 12 करके बताओ कहानी, मुझे थोड़ा समझाओ। 1.67 आ रहा है इतना, निकल। कितना आ रहा है ग्राम में? एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोग आया ये हाथ उठाओ तो। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बताओ इसको मैं लिख दूं 1/12, ध्यान दो मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, मैं यहां पे सिर्फ वैल्यू याद करेंगे हम लोग, और इधर मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं। ध्यान से देखो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मास ऑफ C12 कितना होता है जी? 12 न्यूक्लियॉन्स है उसमें, और एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, डिवाइडेड बाई कितना लेना था उसका? 12th पार्ट, तो 12 करेंगे तो ये कट गया, दिस वैल्यू इज 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। याद रहेगा? अच्छा, और सुनो जी, इस 1 AMU को अब मैं पूरा लिखने जा रहा हूं ना, क्या क्या लिख सकते हैं हम। 1 AMU कहानियों के फॉर्म में ये लगता है कि मास ऑफ C12 आइसोटोप, मतलब स्टोरीज के फॉर्म में डेफिनेशन के पार्ट में आप ये लिखोगे, जहां कहीं यूज करना हो तो कितना करोगे, इसी को हम लोग कितना बोलते हैं 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये प्रैक्टिकल जब भी यूज करना हो तो हम इसको लिखेंगे, और आसान है ना, जो प्रोटॉन का मास यार वही 1 AMU के आसपास, गॉट इट ना, क्लोज टू दैट वैल्यू। अच्छा जी, और लेकिन कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 1 AMU इज द मास ऑफ प्रोटॉन, इट इज ऑलवेज डिफाइंड लाइक दिस, मास ऑफ C12। प्रैक्टिकली उन दोनों में कोई डिफरेंस खास नहीं है, बट कभी भी आपसे पूछे कि 1 AMU डिफाइन कैसे किया गया, ये मत बोल देना मास ऑफ प्रोटॉन, गलत हो जाएगा। क्योंकि बताओ ना, इसके अंदर यार 12 के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है,
उनका मास का सम डिवाइडेड बाई 12 कर रहे हैं तो आ रहा है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम सिमिलर होता है, सेम। इसलिए अगर एग्जैक्टली डिफाइन करना है तो एग्जैक्ट आंसर यही है, लेकिन मुझे वैल्यूज के टर्म में यूज करना है तो मैं बोलूंगा कि यार प्रोटॉन का ही मास ले लो, चल जाएगा, क्योंकि उसमें और इस वैल्यू में कोई खास डिफरेंस। हाँ, खास डिफरेंस जब भी बोलता हूं तो 1.67 के बाद की भी दुनिया है बेटा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। डेसिमल के थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेसेस पे चीजें बदल सकती है ना, उतना हमें करना नहीं होता है, हमेशा हमें डेसिमल के 1 और 2 डिजिट तक ही कंसीडर करके खत्म कर देना है, तो कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा जी, और देखो मैं लिखना चाह रहा हूं, और देखो ध्यान से, अब मैं एक टास्क और देता हूं, थोड़ा रफ में कैलकुलेट करो। करोगे तुम लोग कैलकुलेट? एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि बेटा 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 मोल, इसका वैल्यू निकालो। मोल का मतलब सबको मालूम है, मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी आपको आंसर क्या निकालना है 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23। बढ़िया से कैलकुलेट करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ चीजें और तुम्हें दिखेंगी। करो करो, बिल्कुल सही निकाल रहे हो, है नहीं? हमेशा मैंने बोला है किस फॉर्म में लिखो, साइंटिफिक फॉर्म में, हमेशा बोलता हूं, उससे तुम्हें चीजें कंपेयर करने में आसान हो जाए। माइनस ही तो बोला उसने भी, क्यों नहीं होगा? कितना आ रहा है इसमें? आ रहा है? आ जाओ देखते हैं। बाबा देखो इधर डिवीजन कैसे करते हैं, ये 1 है अपॉन 6.022 इंटू 10 के पावर -23। यार फ्री हो तुम लोग, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ऊपर 1 है यार, नीचे 6 है, ये ऊपर न्यूमरेटर छोटा हो गया तो मैं एक 10 इससे बोरो कर लेता हूं। तो अगर ऊपर 10 कर लिया अपॉन नीचे 6.022, तो इसको 10 के पावर कितना लिखना पड़ेगा -24। अरे बोलो यार, यहां लिख दिया। अब बताओ ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के बताओ कितना आ रहा है 1 बस यही रहने दो ना डेसिमल के, यही वैल्यू आ गया क्या? अरे कुछ दिख रहा है क्या, मैं क्या दिखा रहा हूं? कहने का मतलब 1 AMU को थ्योरेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 ग्राम पर मोल। तो बेटा अगर आपका AMU लिखा हो या ग्राम पर मोल लिखा हो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? इसको डब्बे में बंद कर लो, कहीं भागने ना पाए। मतलब याद रखना है यार, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा के याद रखना है। गॉट इट? हम बोलना तो बस इन टर्म्स ऑफ AMU रिलेटिव वैल्यू लेते हैं। ओके, अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि say for example I am considering oxygen 18, an isotope of oxygen which is having mass number 18 and atomic number कितना होता है बेटा 8। अब मैं आपसे पूछूं कि what is the mass of O18, सॉरी O18, देखो लेफ्ट में भी लिखो तो भी ओके है, राइट में लिखो तो भी ओके। 18 को इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। इज कितना? तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसके अंदर 18 न्यूक्लियॉन्स हैं, और हमारा ये जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं, दिस इज क्लोज टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्लोज टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कैन आई से दैट? बताओ इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिला के कितने हैं 18, और एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 1 AMU। अरे AMU में बोलो ना, अब कितना होता है 1 AMU। अरे समझ आ रहा है क्या?
अच्छा जी 1 AMU, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 18। समझ आ रहा है, मतलब ये बहुत नजदीक है। वो डेसिमल में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे क्योंकि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास इक्वल नहीं होता है, लेकिन वैल्यू, इसलिए कभी कभी आप देखो तो सेम चीजों के कार्बन के ही आइसोटोप्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कार्बन का 12 का वैल्यू कितना है 12 AMU, 14 का वो एग्जैक्ट 14 AMU नहीं होगा, 14 पॉइंट समथिंग 00 कुछ करके लिखा रहता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ उसमें कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं। लेकिन जब हमें प्रैक्टिकली लिखना हो, वैल्यू निकालना हो, तो हम 0.00 डेसिमल के 4-5 प्लेसेस पे जाने का कोई जरूरत, बोलो दविंदर समझ आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, तो 1 AMU, इसको 18 AMU लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम, डी एटम, ड्यूटेरियम 1 तो क्या आएगा 2 AMU। समझ आ रहा है क्या? अच्छा जी, मास ऑफ हीलियम एटम बताओ, वेरी गुड। चलो, मास ऑफ सोडियम एटम 23 सबको क्लियर है यहां तक बात? अच्छा जी, अभी हमने इससे पहले ही कर लिया था, अगर लिखना हो ग्राम में तो क्या होगा? तो कुछ नहीं यार, वैसे तो हमें याद ही है कि 23 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कलेक्टिव मास निकालना है, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ही होता है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, वही लिखा है, इससे पहले वही लिखा है ना, उसी को 23 AMU भी। अगर कभी आपको बोले तो आप हमेशा हैबिट डेवलप करो राइटिंग इन फॉर्म ऑफ AMUs, बिकॉज इट इज मोर प्रैक्टिकल। लेकिन आपसे कोई बोले कि नहीं मुझे ग्राम में ही चाहिए, तो 1 AMU का वैल्यू कितना है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देना यार बस उससे, हर तरीके से रिलेट हो गया। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एक स्केल बनाया गया है जिससे एटम के मास थोड़े मतलब नंबर्स के फॉर्म में दिखे, 10 के पावर में ना दिखाई दे, इसलिए बनाया गया, अदरवाइज उसका कोई जरूरत, भाई हम ग्राम में मेजर कर सकते थे, कर सकते हैं। अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, डिफाइन कैसे किया जाता है सर? ऐसे प्रैक्टिकली कितना लिखा जाता है 1.67 इंटू 10 के पावर। इस वैल्यू को देख के हमें क्या समझ में आया कि यार ये कुछ और नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन के ही तो नजदीक है, तो मैं इसको वैसे भी समझ सकता हूं। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, हाँ बता क्या डाउट है? पर्टिकुलरली देखो, कोई ना कोई सेलेक्ट करना था, उससे रिलेटिवली ना जो फ्रैक्शंस की वैल्यू आती थी बाकी केसेस में, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब चीज ध्यान रख कर किया जाता है, जो बाकियों के लिए थोड़ी बहुत डेसिमल की वैल्यूज आती थी वो इसके अंदर थोड़ी कम आती है। जब आप इसको स्केल में रेफरेंस के लिए लेते हो, तो ऑक्सीजन हो गया, बाकी सारी वैल्यूज, अरे मैंने अभी समझाया ना कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास मास नंबर है वो 1 है, जबकि मास लिखते हैं 1.008 लिखा जाता है ना ये, हम तो यहां तक जाते ही नहीं, हमारा दिमाग में कहां, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, जबकि AMU कैसे डिफाइन किया गया, मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विच इज नेग्लिजिबल डिवाइडेड बाई 12। इसलिए वो वैल्यूज नजदीक होती हैं, एग्जैक्टली बराबर नहीं होती। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि 1 AMU इज एग्जैक्टली दिस वैल्यू बट क्लोज टू दिस वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड। हाँ बोलना आप क्या? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ध्यान दो, एग्जामिनेशन में जब भी आपको क्वेश्चन आता है उसमें एटॉमिक मास आपको लिख के देता है, एटॉमिक मास लिख के देगा, या तो फिर आपको वो सिंबल बताएगा कि वैसे मान लो यूरेनियम लिख दिया 238 यहां लिखेगा, कौन याद करके रखेगा यार यूरेनियम का, है ना? लेकिन ये तो करता है IIT JEE एडवांस। JEE मेन क्या करता है, बोलता है कि भाई तुमने पूरे 11वीं और 12वीं एटम्स तो पढ़े हैं ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, और जो सबसे ज्यादा कॉमन एटम्स है वो भी पढ़े हैं, उनके वैल्यूज को भी बार बार यूज किया है, तो क्या तुमने इतनी भी प्रैक्टिस नहीं की कि तुम्हें वैल्यू याद है? तो कई बार वो देता ही नहीं है वैल्यू। लेकिन देता नहीं है इसका मतलब वो सिर्फ कॉमन वैल्यूज को ही नहीं देगा, कुछ अनयूजुअल सा आ गया तो दे देगा। अब कॉमन वैल्यूज का मतलब आयरन का सबको याद रखना चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का सबको ध्यान रहना चाहिए, मासेस भी मैं अभी सिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, वो याद हो जाएगा यार, वो मेरी जिम्मेदारी है ना? उसके बाद आयरन हो गया, बहुत यूज होता है, सल्फर तो फर्स्ट 20 के अंदर ही आ गया, आयोडीन का बहुत यूज होता है, सिल्वर का बहुत यूज होता है, ये सब ध्यान रखना है।
अब इसका ये मतलब नहीं कि रुथेनियम का ऑल द वे आ गया क्वेश्चन, इसका ये मतलब नहीं है कॉपरनिशियम का आ गया, ये सब वैल्यूज नहीं आएंगे, ये कॉमन वैल्यूज नहीं है। वैसे क्वेश्चन एडवांस में हो या मेंस में हो, मोस्ट केसेस में वैल्यूज दी रहती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाए तो वो दिमाग में रखना पड़ता है, इसलिए कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो देगा या नहीं देगा। तो हमारा है कि जहां तक यूज होता है वो हम दिमाग में रखें, भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो एग्जामिनेशन में आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। गॉट इट? लिख लिया सबने? अच्छा जी, ये पूरा नोट कर लीजिए बढ़िया से, ये सब एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा भी लिख लो। अच्छा बेटा ये याद हो गया ना, इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है? इसको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। 1 AMU इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, और इसको जब हम ग्राम के अंदर आंसर करेंगे तो वही 1.67। वैल्यूज तो याद ही हो जाएगा खैर, क्योंकि वो मास ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए ध्यान रहता है। मिटा दूं ये पूरा? ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी एग्जाम में ऐसा लिख दिया कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 18 विल बी 18 ग्राम पर मोल, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? क्योंकि 1 AMU को हम लोग 1 ग्राम पर मोल कैलकुलेशन किया था, हमने देखा था, वो वैल्यूज बिठा लिया, इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? 2 ग्राम। अरे क्यों डरा रहे हो यार तुम मुझे? ये कितना है? 4 ग्राम पर मोल। ये कितना है? 23 ग्राम पर। गॉट इट? अच्छा कोई बोले कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं 18 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -24, क्या ये गलत है? बोलो। तो ध्यान रखना, बात इतनी छोटी सी है, बट कहानियों के फॉर्म में वो कोई भी आंसर आपको दे, ये तीनों ही इक्वली करेक्ट हैं। मोस्ट कॉमनली ये और ये मिलता है, ये जब तक कि वो एग्जैक्टली ग्राम में ना पूछे, इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें और इसमें ही आंसर मोस्टली लिखना। कर लिया आप लोगों ने? अगला हेडिंग डालिए। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। अच्छा पहला लिखो उसमें, एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ सिंगल गिवन एटम विल बी इट्स एटॉमिक मास। लिखो, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ सिंगल गिवन एटम। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ, किसका मास बेटा? सिंगल गिवन एटम। एक एटम का जो मास है वही एटॉमिक मास होता है। कौन से यूनिट में मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस करेंगे इसको? AMU। हाँ लिखो, मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन AMU। अब आप सब जान चुके हो, बस एक थियरी के लिए बस लिख रहे हैं, राइट? एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम। बोलिए। आंसर इज 4 AMU। ये पहला लिख लो। दूसरा,
एटॉमिक, बस दो एग्जांपल देंगे, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, ये 10 है, ये 20। नियॉन एटम कितना होता है? 20 AMU। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? चलिए अगला लिखिए, मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं? किसका बेटा? हाँ बिल्कुल सही, लिखो मॉलिक्यूलर मास। Molecular mass of a given molecule is the mass of single molecule। जैसे एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ सिंगल एटम। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। So what is molecular mass? Molecular mass of a given molecule is mass of single molecule। सिंगल मॉलिक्यूल। अब चलो आप बताओ, एग्जाम्पल लिख करके चलते हैं। एग्जाम्पल बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना होगा? बोलो बेटा। 2 AMU। 1 एक हाइड्रोजन का, 1 दोनों का, दोनों को मिला देंगे तो 2 AMU। 2 AMU लिखो या फिर 2 ग्राम पर मोल लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही आप बताइए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 विल बी कितना? कितना होगा? हाँ जी, देखो ऑक्सीजन का 816 होता है बेटा। अब धीरे धीरे वैल्यूज याद रखना है, अभी मैं याद करवा देता हूँ। अभी इसके बाद मेरा अगला काम बस यही है कि वो वैल्यूज आपके दिमाग में कैसे बिठाना है। ठीक है, हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 विल बी, बोलो। हाँ जी, एक एटम का मास कितना है? 16। कितने एटम है इसके अंदर? 2। दोनों का ऐड करेंगे तो 32 क्या जी? AMU। और इसी को लिखना चाहूं तो 32 ग्राम पर मोल लिख लूंगा। यहां तक सबको क्लियर है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास बेटा? मास ऑफ, हाँ जी, सिंगल गिवन मॉलिक्यूल। गॉट इट? चलो अब इन दोनों का यूज करके एक बनाते हैं वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बताओ कितना होगा? 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, कितना? 16। टोटल 18 AMU या फिर 18 ग्राम पर मोल। सबको क्लियर हो रहा है यहां तक? चलो अब थोड़ा मॉलिक्यूल बढ़ा करते हैं ना, ऑर्गेनिक के कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 विल बी कितना होगा? हाँ जी, विल बी। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सो करके निकालो, कितने कार्बन है इसमें? 4। तो 4 × 12। गॉट इट? प्लस कितने हाइड्रोजन है? 10। एक हाइड्रोजन का 1। ये पूरा क्या है? AMU। जोड़ो तो 48 + 10 58 AMU। सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छा जी, चलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का बेटा यहीं पे आप लिख लेना 1632। खैर अब हमें इससे मतलब नहीं है, जब मास निकालना है तो सिर्फ कितने उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी मास नंबर कितना है उससे मतलब।
सल्फर का 32 है, इसका 12 है और इसका 1। हाँ अरे हाँ बाबा, ये तो मैंने इसलिए दिया था कि यहाँ यूज हो रहा था। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का वैसे याद हो जाना। 8 and 16 कितना होगा बेटा इसका? 98। 2 into 1 प्लस सल्फर का 32, 4 into पूरा जोड़ोगे तो 98 AMU या 98 ग्राम पर हो गया। ये यहां तक बिल्कुल क्लियर है? किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, मैं वैल्यूज आपको पहले याद करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत बार यूज होने वाला है ना। वैसे तो मैं लिखूंगा, बट कोशिश करो कि ये सारी वैल्यूज आपको भी याद हो जाए अभी के अभी इसको याद करना, क्योंकि अगली क्लास में अब मोल, मास, नंबर सबको रिलेट करेंगे। और उसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं 100 ग्राम लूं और उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज करूं तो कितने ग्राम CO2 मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन पहले, उसके पहले हमारी ये सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाए अच्छे से कि वैल्यूज क्या क्या है। चलो मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लो, तो साथ में लिख लो। एटॉमिक masses of some important atoms, atomic masses of some important atoms। सबसे सिंपल क्या है, सबको याद रहता है, कौन सा है? हाइड्रोजन 1। बताओ, हीलियम 4, उसके बाद लिथियम 7, बेरिलियम 9 होता है, बोरॉन 11, कार्बन मोस्ट कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। और ये एवरेज वाली वैल्यूज ली जा रही है बेटा ना, जो अबंडेंस के हिसाब से रहता है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 14 होता है, उसके बाद 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 10 तक हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, ये 15 एटॉमिक नंबर होता है और ये 30। सल्फर, इसके बाद हाँ ये बड़ा अनयूजुअल सा है, इसके बाद हाँ उसका भी याद कर जाओ। पोटेशियम 19 ये होता है, ये 39, और कैल्शियम बोलो 20 है और ये। अब इनको थोड़ा ध्यान से देखो, लीविंग असाइड फ्यू एनॉमलीज, इनमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको? कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है? इन डेटा को देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो? मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। जितने भी ऐसे एटम हैं, सबके लिए वैलिड नहीं है, बट ज्यादातर केसेस में हम लोग निकालते हैं। जितने भी एटम ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है ना, कुछ एक्सेप्शन छोड़ देना है, इसको छोड़ देंगे। कार्बन 6, 8, 10 है ना, 12, 14, 16, इसको भी छोड़ देना है, ये 20। आप देखो इवन नंबर वालों में अगर हम कुछ को ड्रॉप कर दें, कुछ स्पेसिफिक चीजें ड्रॉप कर दे, तो क्या आपको दिख रहा है कि जनरली ये डबल हो जा रहा है? बस देखो ना,
एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो मास नंबर कितना है 4। एटॉमिक नंबर 6 है तो मास नंबर 12, 8 है तो 16, 10 है तो 20, 20 है तो 16 है तो 14 है तो 12 है तो, सिंपल है ना। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब ये तो एक ऑब्जर्वेशन है ना, इट हैज नथिंग टू डू विथ इतने सारे आइसोटोप है, उनका अबंडेंस है, उसके हिसाब से एवरेज वैल्यू निकालते, कैसे किसी को ध्यान रहेगा। ये बस एक ऑब्जर्वेशन कि भाई जनरली जो इवन नंबर वाले हैं उसका डबल है। अब कौन नहीं है उनको अलग से याद कर लो, काम ज्यादा आसान है। जैसे इवन नंबर में एक बेरिलियम का देखो डबल से एक ज्यादा है। इवन नंबर में अगर आप देखो तो आर्गन है, होता 18 है, यहाँ पे डबल 36 के बजाय 4 ज्यादा है इसमें। अरे बोलो यार, और कहीं इवन नंबर का दिख रहा है? तो कितना आसान है यार, ये दो अलग से याद कर ले तो बाकी इवन नंबर याद ही करने का जरूरत नहीं है, जो एटॉमिक नंबर उसका डबल वैल्यू। ज्यादा आसान काम है ना, तो उनको सेग्रीगेट कर लो बस। गॉट इट। ऐसे ही ऑड वालों का देखते हैं। ऑड वालों का, हाइड्रोजन को छोड़ दो, ये नोटोरियस स्पीशीज है ना, बिल्कुल अलग सा। आप इमेजिन करो एक अकेला प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये रेयर कॉम्बिनेशन ही तो है, तो इसका मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी, इसमें कोई डबल सिंगल वाला रूल ही नहीं है। अब इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहां कितना होता है 3, 3 2 जा +1 कितना आ रहा है 7, मतलब डबल से एक ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, यहां होता है 5, कितना हो गया? अच्छा, ये वैल्यू इसको फॉलो तो अलग से याद कर लेंगे यार, मतलब हाइड्रोजन एंड कौन मिल गया हमें, बोलो ना, नाइट्रोजन। ऑड वाले में जो नहीं फॉलो करते, और कोई देखते हैं ऑड वाले में, और कोई है क्या 20 तक में? और कोई है जो ऑड में नहीं फॉलो कर रहा हो? हाँ जी है ना, 17 वाला। अरे ठीक है यार, ठीक है, आसपास नहीं रखना, एग्जैक्टली ध्यान रखना है। और कोई दिख रहा है ऑड वाले में जो नहीं फॉलो कर रहा हो? सब फॉलो कर रहे हैं। तो ऑड के एक्सेप्शंस ये हैं, इवन वाले कौन से थे? बेरिलियम एंड, कितनी बड़ी बात है यार, ये आप 5 का याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत है ही नहीं, 20 अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। ये सिर्फ देखो, मैंने प्रिकॉशन लेते हुए सिर्फ कहां तक बताया आपको? 20 तक। क्या आइटम सिर्फ 20 है? नहीं सर, कितना है? 118। तो सबका याद नहीं करना। क्या सब में ऐसा पैटर्न मिलेगा? बिल्कुल ही नहीं, बस खत्म है, जो भी पैटर्न मिलने वाला था यहीं तक है। इसके बाद स्कैंडियम बिल्कुल ही अलग कहानी है, टाइटेनियम, इनका वैल्यू याद ही नहीं करना है। किसका याद करना है? 3D सीरीज में किसका याद करना है? स्कैंडियम बिल्कुल नहीं जी, टाइटेनियम बिल्कुल नहीं, वेनेडियम भी नहीं, क्रोमियम भी नहीं, मैंगनीज भी उतना ज्यादा यूज आएगा लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखिए, सारी वैल्यूज दी। क्या देता है? आयरन, ये देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना? 50। कॉपर का चेक करो, मैंने तुम लोग को यार दिया था, बोला था पीरियोडिक टेबल हमेशा साथ रखना, ये बहुत यूज आएगा। कॉपर चेक करो 63.5, चेक करो। नहीं नहीं, इसको जो लिख रहा हूं बस उतना ही ध्यान रखो, इनमें कोई पैटर्न नहीं है। देखो ये 26 होता है बेटा, इसका डबल है या उससे भी थोड़ा 1-2 ज्यादा भी करोगे, डिफरेंसेस हैं यहाँ पे अच्छा खासा। कॉपर हो गया, बोलो। अच्छा जी, अब बताता हूं और कौन याद करना है ना, एक मिनट एक मिनट। सिल्वर 108 चेक करो। हाँ बाबा, उसका नियरेस्ट वैल्यू लेना है यार, 10। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 108 ध्यान रखना है सबको, ठीक है। ऐसे ही आयोडीन का देखो 126.9 है, तो उसको 127। तो बेटा बस इतनी वैल्यूज आप ध्यान रखो। वैसे मैं बता रहा हूं एग्जाम में ये सारी वैल्यूज भी दी रहती हैं, आपका किस्मत खराब रहा तो नहीं मिलेगा ये, तो इसलिए हम अपने खराब किस्मत के लिए इसको तैयार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारा सबसे खराब दिन होगा उस दिन के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। वैसे ये वैल्यूज दी रहती हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, गॉट इट ना। हाँ जी, यही सबसे कॉमन है, इनको दिमाग में रखना है। सेट हो गया? हाँ सब याद हो जाएगा यार, बस ये
गोल्ड वगैरह का इतना यूजफुल नहीं है, करना है गोल्ड का भी कर लो। कॉपर है जी, कॉपर के सारे कितना है देखो 190 से करो 196.9 है तो 197 लिख लो। वैसे यार ये इतना यूज नहीं आएगा, एक ही जगह है बस, थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में कभी कभी ना टंग ट्विस्ट जाता है। हाँ, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद है तुम लोग को? वहां पे गोल्ड का फॉइल यूज करते थे ना, तो थिन गोल्ड फॉइल यूज उस जगह पे, वहां पे गोल्ड यूज होता है। हालांकि बस कंपैरेटिव वैल्यू याद रखें। हो गया बेटा, इतना काम करके आओगे अगली क्लास में तो उसके आगे पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन।